और बड़ी खबर, भारत चीन सीमा विवाद के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत 15 घंटे लंबी चली। कोर कमांडर स्तर की बातचीत कल सुबह 11:30 बजे शुरू हुई थी, जो देर रात 2 बजे खत्म हुई। कोर कमांडर की ये अब तक की सबसे लंबी बैठक हुई है। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। संदीप, इस बैठक के बाद कुछ सामने आया, क्या कुछ तय हुआ, क्योंकि सबसे लंबी बैठक रही है? 4 बार बैठक हो चुकी है, जिसमें कि सबसे ज्यादा 15 घंटे से ज्यादा जो है बैठक चली है। और इस बैठक का जो ड्यूरेशन ही ये बताता है कि किस तरीके से नेगोशिएशन वहां पे हुआ है। और खास बात यह है कि जो डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस जो पहला स्टार्ट हुआ था, उसके बाद जो दूसरा स्टेप है उस पर चर्चा हुई। खास बात यह है कि डेप्सांग प्लेन्स में जिस तरीके से चीन ने अपनी मुस्तैदी बढ़ा रखी है, अपनी नफरी बढ़ा रखी है, अपने सैन्य साजो सामान बढ़ा रखे हैं, और दूसरा पेंगोंग में जहाँ पे कि फिंगर 4 से वो फिंगर 5 पे गया है। ऐसे में भारत की कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो है चीन को फिंगर 5 से फिंगर 8 के पीछे भेजा जाए, उस पर चर्चा हुई। हालांकि आधिकारिक तौर पर जो है थोड़ी देर बाद तक ये जानकारी मिल पाएगी कि आखिर चीन जो है किस लहजे तक जो है तैयार हुआ है, भारत ने किस तरीके से चीन के सामने अपनी बातें रखी हैं। और उम्मीद यही जताई जा रही है कि दोपहर तक जो है कुछ न कुछ ऐसी चीजें सामने जरूर आएंगी। मीटिंग से संबंधित अभी तक फिलहाल आधिकारिक तौर पर जानकारी जो है सेना की तरफ से साझा नहीं की गई है। जी, तो राजस्थान में कांग्रेस में हुई बड़ी फूट के बाद बीजेपी ने आज जयपुर में बैठक बुलाई और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, सतीश पुनिया, ओम माथुर समेत कई दूसरे वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। राजस्थान में कांग्रेस सरकार को लेकर वसुंधरा राजे ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। राज्य में सियासी घटनाक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और राज्यसभा सदस्य ओम माथुर लगातार बोल रहे हैं, लेकिन पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अभी तक चुप्पी साधे दिख रही हैं। ऐसे में बीजेपी की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण बैठक स्थिति को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान में जो उठापटक की स्थिति हो रही है, जिसके बाद सचिन पायलट पर कार्रवाई भी एक तरीके से हो गई है, क्या इस बात पर भी अब बीजेपी में अब चर्चा गहरा गई है कि सचिन पायलट को बीजेपी में शामिल करा लिया जाए? क्या सचिन पायलट बीजेपी में जाना चाहेंगे? ये तमाम सवाल अभी इस परिदृश्य में उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये महत्वपूर्ण बैठक, और इस बैठक में आगे की रणनीति बीजेपी की क्या होने वाली है, इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भवानी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि जयपुर से मौजूद हैं। अनुराग हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं। सबसे पहले जल्दी से रुख भवानी का कर लेते हैं। भवानी, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? कितने बजे ये बैठक होनी है और किस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा होगी? देखिए, इस वक्त हम राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उनके घर पे खड़े हैं और घर पे बिल्कुल सन्नाटा। पहले ये तस्वीरें बता देते हैं। यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है। अभी कोरोना काल में भी हम देखा कि भीड़ लगी रहती है, लेकिन दोनों दरवाजे बंद है। लेकिन मना कर दिया गया कि किसी से वो मिल नहीं रहे इस वक्त। और जो हमारी जानकारी है कि लगातार जो बैठक है उनकी चल रही है, कई नेता मौजूद हैं। और राजस्थान के जो प्रभारी है बीजेपी के वी सतीश, वो दिल्ली से जयपुर पहुंच चुके हैं। कुछ और नेता यहां पर आए हैं और रात भर बैठकें चली। अभी चल रही है जो ऑफिशियल बैठक, और ऑफिशियल बैठक जो होने वाली है वो बीजेपी दफ्तर में होने वाली है अभी 11 बजे। लेकिन उससे पहले बीजेपी काफ़ी सक्रिय है। हालांकि ऑफिशियली बीजेपी अभी इंतज़ार कर रही है सचिन पायलट का भी, कि सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहते हैं, वो क्या इस्तीफे देते हैं, वो किस दिशा में आगे बढ़ते हैं, नई पार्टी बनाते हैं, वो क्या लेते हैं। लेकिन बीजेपी ये कोशिश कर रही है। और जो उपनेता है बीजेपी के विधायक दल के राजेंद्र राठौड़, उन्होंने कहा कि ये सरकार बहुमत खो चुकी है, 42 विधायक कम है इस सरकार के पास। अब सबसे बड़ी बात इसे है कि 42 का आंकड़ा बीजेपी के पास में कहाँ से आया। 30 विधायकों की बात की जा रही थी कि सचिन पायलट कह रहे थे मेरे पास 30 है, वो 12 विधायक और कौन से आ गए। बीजेपी 42 का आंकड़ा कैसे लेकर आएगी, कई चीजें हैं। और देखना होगा, और ये बैठक पे ही आगे की रणनीति भी तय होगी। और बहुत कुछ इंतजार अभी बीजेपी इस बात का भी कर रही होगी कि सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, और स्थिति स्पष्ट होने के बाद ही बीजेपी आगे की रणनीति तय करेगी। भवानी, रही आप हमारे साथ। इसी बीच राजस्थान के डिप्टी सीएम पद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाए गए सचिन पायलट आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें वो कोई बड़ा ऐलान
करने के साथ ही भविष्य की रणनीति के बारे में बता सकते हैं। हालांकि राजस्थान के सियासी घटनाक्रम पर उन्होंने सीधे तौर पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की और न ही सचिन पायलट ने पार्टी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अभी तक कोई बयान दिया है। अनुराग, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो बात सामने आ रही है, कब तक सचिन पायलट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और क्या रणनीति दिख रही है आपको कि सचिन पायलट की होगी? देखिए, मुझे लगता है कि अभी भी सचिन पायलट और जो बाकी विधायक हैं, रात को हमारी जानकारी है कि सचिन पायलट की मुलाकात हुई है तमाम एमएलए से यहीं पर इस रिजॉर्ट में, जो गुड़गांव में जो आईटीसी ग्रैंड है, यहाँ पर मुलाकात हुई है तमाम विधायकों के साथ और इसी रणनीति पर बात हुई है कि क्या सही रहेगा। रात तक भी ये डिलेमा था कि क्या स्टेटमेंट जारी किया जाए या प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए, एमएलएज के साथ किया जाए या अकेले सचिन पायलट वो प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करें। तो ये तमाम जो योजना है ये अंतिम रूप में रात तक भी नहीं पहुंची थी। कुछ देर बाद ये स्पष्ट हो जाएगा जब आधिकारिक रूप से सचिन पायलट के ग्रुप की तरफ से ये बताया जाएगा कि कैसे वो अपनी आगे की रणनीति जाहिर करेंगे, कैसे वो बताएंगे कि क्या करने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके के इशारे हो रहे हैं, जिस तरीके के विश्वेंद्र सिंह ने जिस तरीके से, जो मंत्री रहे सचिन पायलट के साथ, उन्होंने जिस तरीके से ट्वीट किया कि 2020 मैच हो चुका है, अब टेस्ट मैच कल से शुरू होगा, तो वो एक तरीके से इशारा इसी बात पर है कि संघर्ष का रास्ता, लंबी लड़ाई का रास्ता चुनने जा रहे हैं सचिन पायलट और उनका पूरा ग्रुप। तो उस लिहाज से अगर देखें तो नई पार्टी का ऐलान होगा या कांग्रेस के भीतर संघर्ष जारी रखने की बात कर रहे हैं, वो समझने की बात होगी। अभी तक उस दिशा में वो तस्वीर साफ नहीं है कि सचिन पायलट क्या स्ट्रेटेजी, क्या फाइनल अपना रुख करने वाले हैं और इसी का इंतजार शायद कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, क्योंकि जब तक सचिन पायलट अपने पत्ते नहीं खोलते हैं, और शायद यही बंद मुट्ठी उनकी सबसे बड़ी ताकत अभी तक बनी हुई है, जिसकी वजह से कांग्रेस में भी ये डर बना हुआ है कि पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी सचिन पायलट अपनाने वाले हैं। तो जब तक सचिन पायलट अपने पत्ते नहीं खोलते, शायद कांग्रेस की तरफ से भी खुलकर ये ऐलान नहीं होगा कि उनको हटा दिया गया है या उनको निकाल दिया गया है कांग्रेस से, या उनकी विधायकी रद्द करने के लिए कोई आगे की कार्रवाई की जाए। इस तरीके की रणनीति कांग्रेस भी नहीं अपनाना चाहती जब तक सचिन पायलट अपने पत्ते न खोलें। रहिए अनुराग आप हमारे साथ। वहीं कांग्रेस ने राज्य की सभी इकाइयां, प्रकोष्ठ और को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोविंद सिंह डोटसारा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने के बाद आज सभी नई कार्यकारी इकाई, सभी विभागों और प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि कांग्रेस ने ये कदम पायलट के समर्थन में लगातार हो रहे इस्तीफों के बाद लिया। इसके पहले पायलट को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से हटाए जाने अशोक गहलोत के आवास पर उसके लिए एक कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई फैसले लिए गए। इस बैठक के बाद सभी विधायकों को बसों से होटल भेज दिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत भी बस में दिखे। बताया जा रहा है कि सीएम जल्द ही कैबिनेट में बड़ा फेरबदल करेंगे। वहां कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपने विचारों से इस देश की अस्मिता को, इस देश के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रही है। उन स्थितियों में जिस हिसाब से ये लोग, जहां इन्हें एक तरफ कांग्रेस पार्टी के साथ मजबूती से कंधा मिला के खड़ा रहना चाहिए था, वहां इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी से दूरियां बनाई, पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया। वो निश्चित रूप से इन लोगों के सामाजिक और राजनीतिक पतन का कारण तो है ही, वो उससे प्रदेश के और देश के जो दूसरे युवा हैं उनमें एक बहुत गलत उदाहरण उन लोगों ने प्रस्तुत किया है। मैं यही। वहीं राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे ने ट्वीट में लिखा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी समस्त विभागों, प्रकोष्ठ को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही नए प्रदेश कार्यकारिणी विभागों एवं प्रकोष्ठों का गठन किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटसारा जी को अनुमति के बिना कोई भी कांग्रेस जन मीडिया से संवाद नहीं करेगा। अरुण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यानी अरुण, एक तरफ जहां सचिन पायलट अपनी पूरी रणनीति बना रहे हैं कि किस तरीके से आगे के मूव रखने हैं, उसी तरह अशोक गहलोत और उनकी टीम जो है वो रणनीति बनाने में जुटी हुई है और एक के बाद एक जो फैसले हो रहे हैं सरकार की तरफ से वो इसी दिशा में। देखिए, सचिन पायलट पर कार्रवाई हो चुकी है। अब सरकार को अपनी राह आगे बनानी है, किस तरह से समीकरण बैठाने हैं, कैसे सामाजिक समीकरण और जो वोट बैंक का उसका जो समीकरण है उसको बैठाना है। उसी दिशा में अशोक गहलोत लगातार बैठकें कर रहे हैं, बीजेपी भी दूसरी तरफ बैठकें कर रही है, क्योंकि अब सचिन पायलट का रुख क्या होगा
सबसे बड़ा सवाल आज का यही है कि सचिन पायलट कांग्रेस में रह के अशोक गहलोत के खिलाफ मोर्चा कितने सालों से खोले हुए थे, वो विकल्प अब बंद हो गया है। क्योंकि जब सचिन पायलट एक एसओजी के नोटिस पर इतना नाराज़ हो सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, तब तो पार्टी ने न सिर्फ उनको हटा दिया उप मुख्यमंत्री पद से, प्रदेश अध्यक्ष पद से, बल्कि उनके समर्थकों को भी हटा दिया। तो कांग्रेस के पास आने का विकल्प तो अब लगभग खत्म है। दो ही विकल्प उनके पास है, या तो अपना कोई आउटफिट खुद अपनी कोई पार्टी बनाए वो, या फिर बीजेपी में शामिल हों। बीजेपी में क्या लेके वो जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। और बीजेपी क्यों उनको लेगी, ये भी एक सवाल है जिस पर मंथन जरूर दोनों लोग करेंगे। फिलहाल ये जो विकल्प दिख रहा है कि वो अपनी एक अलग राह बनाएं, ये ज़्यादा मुफीद विकल्प दिख रहा है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है, देखिए कैसे क्या होता है, आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल अरुण, यानी ये देखना होगा। आज बैठक भी बीजेपी भी करने वाली है और ये भी जानकारी मिल रही है कि सचिन पायलट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, उस पर भी नजर रहेगी। आप सभी नजर बनाए रखिए। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यूएन की 75वीं सालगिरह पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यूएन की 75वीं सालगिरह पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। तो स्थायी प्रतिनिधि ने ये जानकारी दी है। पीएम मोदी 17 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी यूएन की 75वीं सालगिरह पर संयुक्त राष्ट्र को संबोधित करेंगे। नेपाल की बाढ़ से जूझ रहे उत्तर बिहार के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी ने लोगों को डरा दिया, क्योंकि इन जिलों में पहले से ही नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में बाढ़ गंभीर रूप ले चुकी है। लेकिन मुसीबत थमने का नाम नहीं ले रही। मौसम विभाग का अनुमान है कि नेपाल की बाढ़ से जूझ रहे उत्तर बिहार के जिलों में अगले 48 घंटे भारी बारिश हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो उत्तर बिहार भीषण बाढ़ की चपेट में आ सकता है, क्योंकि वहां पहले से लोग गुस्साई नदियों का सितम झेल रहे हैं। जहां तक देखेंगे चारों तरफ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और आलम यह है कि अगर बारिश हो जाए तो लोगों के सामने और समस्या खड़ी हो जाएगी कि जो लोग बाहर निकले हैं वो कहां रहेंगे, किस हालात में रहेंगे। उत्तर बिहार के 10 से ज्यादा जिलों में हालात खराब हैं। नेपाल भारत सीमा पर मौजूद 36 फाटक वाले गंडक बैराज से तो एक दिन पहले ही 30,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जिससे पश्चिमी चंपारण के कई इलाकों में पानी भर गया। और ये एक बड़ी वजह है जो उत्तर बिहार को डरा रही है, क्योंकि नेपाल से उत्तर बिहार में बहने वाली 8 बड़ी नदियां उफान पर हैं। इनमें बागमती नदी और गंडक नदी का जलस्तर तेजी से रिकॉर्ड स्तर की तरफ बढ़ रहा है। और ऊपर से भारी बारिश की चेतावनी ने बिहार सरकार की चिंता को बढ़ा दिया, क्योंकि ऐसा होने पर उफान पर बह रही नदियां काफी खतरनाक हो सकती हैं और उत्तर बिहार भीषण बाढ़ की चपेट में आ सकता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अहमदाबाद की, जहां पर एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर देखिए हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। नारे लिखने से दरअसल इनको जब रोका गया है, ये जानकारी जो अभी तक निकल कर आ रही है, उसको लेकर ये बवाल बढ़ा और उसके बाद अब देखिए कुर्सियां वहां पर चलती हुई दिख रही। दिल्ली के हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नर्सिंग स्टाफ ने आरोप लगाया कि उन्होंने अस्पताल से कोरोना से अपने बचाव के लिए जरूरी सुविधाएं मांगी तो 84 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे इन लोगों ने दावा किया कि बिना नोटिस दिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इसलिए ड्यूटी पर बहाल करने की मांग करते हुए नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन किया। नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है। इनका आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने इन्हें इनके काम से हटा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वो मार्च से कोविड वार्ड में कोरोना मरीजों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन 10 जुलाई को अचानक उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छे मास्क, अच्छे पीपी, इन सब के लिए हमारी बेसिक नीड थी, इसी के लिए इन्होंने हमें बाहर निकाला। नर्सिंग स्टाफ ने यह आरोप भी लगाया कि फरवरी मार्च में ही खत्म हो चुके उनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने का भरोसा देते हुए उनसे 4 महीने तक कोरोना वार्ड में ड्यूटी करवाई गई। अभी इन्होंने कोविड-19 के जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें इन्होंने पूरा काम करवाया। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था तो फरवरी या मार्च की स्टार्टिंग में हो सकता था। हालांकि इंस्टीट्यूट के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुनील कोहली ने आरोपों के उलट दावा किया कि कोरोना महामारी के वक्त में स्टाफ को तनख्वाह मिलती रहे, इसलिए उनकी मदद के लिए कॉन्ट्रैक्ट 10 जुलाई तक बढ़ाए गए थे। इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके इनकी 10 जुलाई तक की सैलरी इन्हें रिलीज की जाएगी और पूरी रिलीज की जाएगी।
आज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनुअल जनरल मीटिंग होनी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं एनुअल जनरल मीटिंग इस बार पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। आज होने वाली इस एजीएम में रिलायंस के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी अपने शेयरधारकों को वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए संबोधित करेंगे। ये मीटिंग दोपहर 2 बजे होनी है, जिसमें कुछ बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। बाजार की नजरें आज होने वाली रिलायंस की एजीएम पर बनी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस एजीएम में कंपनी के भविष्य के मेगा प्लान का ऐलान हो सकता है। असम में लगातार हो रही बारिश ने बाढ़ का खतरनाक रूप ले लिया। बाढ़ को देखते हुए राज्य में राहत और बचाव का काम भी तेज कर दिया गया। राज्य के 24 जिलों में बाढ़ का असर होने की बात कही गई, जिनमें राजधानी गुवाहाटी भी है, जहां ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसाने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। एक इलाके से सामने आई तस्वीरों में कई घरों में पानी भरा नजर आया। वहां के एक पुलिस स्टेशन में भी पानी भरा दिखा। कुमताई विधानसभा क्षेत्र का भी एक वीडियो सामने आया, जिसमें बीजेपी विधायक बाढ़ पीड़ितों की मदद करते नजर आए। एक सींग वाले गेंडों के लिए दुनिया भर में मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क के निचले इलाकों में भी पानी भर गया। वहां से सामने आई एक तस्वीर में हाथियों का एक झुंड बाढ़ के बीच फंसा दिखाई दिया, जिसे देखते हुए वन विभाग ने राहत और बचाव का काम तेज कर दिया। असम में बाढ़ की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि राज्य के 24 जिले अब तक बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं, जहां 13 लाख से ज्यादा लोगों के बाढ़ से प्रभावित होने का अनुमान है। इसके अलावा राज्य में 44 लोगों की जान बाढ़ की वजह से जा चुकी है। राज्य के 2000 से ज्यादा गांव ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका बाढ़ की वजह से संपर्क टूट चुका है। पंजाब के मोगा में कपड़े के एक शोरूम के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बदमाशों ने हत्या की वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब कारोबारी अपने कपड़े के शोरूम के काउंटर पर बैठा था। तभी एक बदमाश ने शोरूम के अंदर घुसकर उसके मालिक को गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। हत्या की ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 लोग दुकान के बाहर आकर रुके। उनमें मुंह को कपड़े से ढका एक लड़का दुकान के अंदर घुसा और कमर से पिस्तौल निकालकर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से घायल हुए उस कारोबारी ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही बदमाश वहाँ से फरार हो गया। इसके बाद वो कारोबारी फर्श पर गिर पड़ा। वहाँ एक महिला भी मौजूद थी जो इस वारदात को बेहद नजदीक से देखती हुई नजर आई। गोलियों की आवाज सुनकर शोरूम में मौजूद लोग भागते हुए काउंटर की तरफ आए। कुछ लोग बदमाशों को पकड़ने के लिए दुकान से बाहर निकले, जबकि कुछ लोग शोरूम के मालिक को अस्पताल ले जाने में जुट गए। वहीं हत्या की जानकारी मिलने के बाद पुलिस भी घटना वाली जगह पर पहुंची और आरोपियों को जल्द पकड़ लेने का भरोसा दिया। कई एंगलों तो चल रही है कार्रवाई और सारी तफ्तीश में उस ढंग दे नाल कर रहे हो ताकि जल्दी आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए। विकास दुबे एनकाउंटर मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी बना सकती है। एनकाउंटर को फर्जी बताने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद मुठभेड़ मामले की तरह कानपुर घटना की जांच के लिए भी एक कमेटी बनाई जा सकती है। कहा जा रहा है कि किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट इस कमेटी का गठन कर सकती है। हालांकि कोर्ट ने अब तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया है और पूरे मामले पर केंद्र से जवाब मांगा गया है। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक टोल प्लाजा पर कार सवार कुछ लोगों ने टोल कर्मचारी की पिटाई कर दी। बताया गया कि टोल टैक्स देने के मुद्दे पर इलाके के एक आदमी का वहां के कर्मचारी से विवाद हो गया, जिसके बाद उसने अपने साथियों को बुलाकर टोल कर्मियों से मारपीट शुरू कर दी। इस मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो में एक गाड़ी से उतरकर कुछ लोग टोल बूथ की तरफ बढ़ते दिखे। इन लोगों ने बूथ के अंदर पहुंचकर वहां से एक कर्मचारी को बाहर निकाला और फिर उसे लात घूंसों से पीटने लगे। हमलावरों से घिरा कर्मचारी पिटाई की वजह से सड़क पर ही गिर पड़ा, लेकिन दबंगों ने उसे फिर भी नहीं छोड़ा और उस पर लातों से वार करते रहे। टोल पर मौजूद बाकी कर्मचारी भी सहम गए और मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। थोड़ी देर बाद सभी हमलावर गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गए। संभालने की कोशिश की, उसके बेचारे रेड के टीम मारा, खूब मारा उसको, मार के वो भाग गए और मेरा स्टाफ इस समय हॉस्पिटलाइज है। समंदर में चीन को घेरने के लिए ब्रिटेन भी अमेरिका के साथ आ गया है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन अपने सबसे बड़े विमान वाहक पोत क्वीन एलिजाबेथ को चीन पर नजर रखने के लिए तैनात करेगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गईं। सामने आए एक वीडियो में कुछ F-35 लड़ाकू विमान इस जंगी जहाज से उड़ान भरते नजर आए। इन लड़ाकू विमानों ने क्वीन एलिजाबेथ पर वर्टिकल लैंडिंग यानी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे नीचे उतरने का भी अभ्यास किया। इस विमान वाहक पोत में अमेरिका में बने F-35 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। F-35 को दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है,
जो दुश्मन की नजर में आए बिना उसको निशाना बना सकता है। कुछ वक्त पहले ही बनकर तैयार हुआ ये जंगी जहाज अब अमेरिका और जापान के साथ समंदर में चीन की निगरानी करेगा। सचिन पायलट पर एक्शन के साथ ही राजस्थान में सियासी हलचल बढ़ गई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्यपाल से मुलाकात की। गहलोत लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके पास बहुमत है और खबर है कि राज्यपाल के सामने भी उन्होंने यही बात कही। अशोक गहलोत विधायक दल की बैठक खत्म होते ही सीधा राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और उन्हें ये भरोसा दिया कि उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं है। यही नहीं, राजभवन से बाहर आने के बाद उन्होंने बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनकी सरकार को 122 विधायकों का समर्थन हासिल है। और ट्रेडिंग षड्यंत्र है। आप बताइए, 122 लोग हमारे पास में हैं, 107 कांग्रेस के हैं। आप समझ 2-3 कितने होते हैं। लेकिन बीजेपी ने गहलोत के दावों पर सवाल उठाए और पिछले कुछ दिनों में वहां जो सियासी उथल पुथल मची है उसे गहलोत सरकार के लिए खतरे की घंटी बताया। मुझे लगता है कि अब अशोक गहलोत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये सरकार जितनी जल्दी चली जाए तभी राजस्थान का भला हो पाएगा। राजस्थान में गहलोत समर्थक विधायकों को एक होटल में ठहराया गया है और बीजेपी इसी बात का हवाला देकर कांग्रेस को घेर रही है। राजस्थान के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। पायलट समर्थकों के इस्तीफों के बीच राजस्थान में कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी को भंग किया। कांग्रेस में सियासी उठापटक के बीच जयपुर में आज बीजेपी की अहम बैठक होगी। स्किल इंडिया मिशन की 5वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी का आज संबोधन होगा। सीबीएसई के 10वीं की परीक्षा के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। बंगाल बोर्ड के 10वीं के नतीजे आज और 12वीं के नतीजे शुक्रवार को आएंगे। सचिन पायलट की तारीफ करने के बाद संजय झा को कांग्रेस से निलंबित किया गया। विकास दुबे एनकाउंटर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। जम्मू के अखनूर में पाकिस्तान ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर फायरिंग की। दिल्ली में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 81% के करीब पहुंचा। मुंबई और आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई। असम में बाढ़ से 28 जिलों के 33 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। पंजाब के मोगा में बदमाशों ने कपड़ों के एक शोरूम के मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक टोल प्लाजा पर कार सवार लोगों ने टोल कर्मचारी की पिटाई कर दी। यूपी के बदायूं में पुलिस ने मुठभेड़ में इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। ट्रंप सरकार ने विदेशी छात्रों को वीजा देने से इनकार करने वाले आदेश पर रोक लगाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 43वीं एजीएम आज दोपहर 2 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। सुशांत केस में सलमान खान से पूछताछ के लिए मुंबई पुलिस आज समन भेज सकती है। मध्य प्रदेश के गुना में जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई टीम के सामने किसान और उसकी पत्नी ने कीड़े मारने की दवा पी ली, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि पिछले कई सालों से कॉलेज की इस जमीन पर कुछ लोगों का कब्जा है, जिसे हटाने पहुंची प्रशासन की टीम को इस बार भी खाली हाथ लौटना पड़ा, क्योंकि कार्रवाई के विरोध में किसान और उसकी पत्नी ने खेत पर जान देने की कोशिश की। वो लोग कीड़े मारने की दवा पीकर खेत में ही बेहोश होकर गिर पड़े। आनन फानन में पुलिस वालों ने उन्हें उठाकर गाड़ी में रखा और फिर इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया। सीवी से जब कब्जा हटाया जा रहा था तो जो इनके अद्वितीयदार हैं उन्होंने किसी जहरीली वस्तु का थोड़ा सेवन कर लिया है। इससे पहले जब प्रशासन की टीम पुलिस और खुदाई करने वाली मशीन के साथ वहां पहुंची तो कुछ लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और कार्रवाई से गुस्साए लोग पुलिस से भिड़ गए। पुलिस ने जब सख्ती बरती तो हंगामा और बढ़ गया। कब्जा हटाने का विरोध करने वाले खेत में लगी फसलों का हवाला देते हुए अड़ गए, जिसके बाद पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। वही हंगामा बढ़ता देख प्रशासन की टीम को फिलहाल कार्रवाई रोकनी पड़ी। महाराष्ट्र के पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और ठाणे में एक बार फिर लागू हुए लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस ने सख्ती अपनाई। अनलॉक के दौरान कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद इन तीनों जगहों पर 23 जुलाई तक 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसकी एक तस्वीर पुणे से सामने आई, जहां लॉकडाउन का असर देखने को मिला। दुकानों के शटर गिरे हुए नजर आए और सड़क पर जगह जगह बैरिकेड दिखे। पुलिस मुस्तैद रही तो सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही गुजरती दिखी, मगर उन गिने चुने लोगों को भी रोककर पुलिस उनका पास देखती नजर आई। डॉक्टर्स हो, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पानी विभाग के या लाइट विभाग के कर्मचारी हो या जो कचरा साफ करते हैं,
वो करना चाहिए, वो ज्यादातर ये लोग हैं। लेकिन बैरिकेडिंग की वजह से पुणे के शिवाजी नगर इलाके में सड़क पर लंबा जाम ही लग गया। हर एक को चेक करे, इसीलिए ये थोड़ी भीड़ हो गई है। पुणे में 10 दिन के लॉकडाउन को 5-5 दिन के 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 5 दिन सख्ती ज्यादा रहेगी और दूध और दवा की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। 5 दिन के बाद जो ग्रोसरी शॉप्स है उसे परमिशन दी जाएगी, लेकिन बाकी शॉप्स पूरी तरह से बंद होंगे। हरियाणा के पंचकुला में एक सरकारी अस्पताल में छेड़छाड़ के आरोप में एक डॉक्टर को जमकर पीटा गया। आरोप है कि नशे में धुत डॉक्टर ने 11 जुलाई की रात अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में एक नर्स के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। नर्सों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आरोपी डॉक्टर की जमकर पिटाई भी की। डॉक्टर सिर झुकाकर पिटता रहा। छेड़छाड़ के आरोपों पर भी उसने कोई सफाई नहीं दी। अस्पताल में हंगामा बढ़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने अस्पताल के स्टाफ के सदस्यों को काफी समझाया, लेकिन वो डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सीएमडी मुकेश अंबानी दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। दुनिया भर के उद्योगपतियों की संपत्ति के आंकड़े बताने वाली ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी टेस्ला कंपनी के सीईओ एलॉन मस्क और गूगल के को-फाउंडर लैरी पेज को पछाड़ते हुए दुनिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई तेजी की वजह से मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए हो गई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों के दाम मार्च के बाद से काफी तेजी से बढ़े हैं और कंपनी की टेलीकॉम यूनिट जियो प्लेटफॉर्म्स में भी कई विदेशी कंपनियों के निवेश से शेयरों में तेजी आई, जिसका असर मुकेश अंबानी की नेटवर्थ पर पड़ा। दुनिया के 10 सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में मुकेश अंबानी एशिया महाद्वीप से इकलौते व्यक्ति। नेपाल सरकार ने अयोध्या पर वहां के पीएम के बयान पर सफाई दी। नेपाल सरकार ने अयोध्या पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान पर सफाई दी और बताया कि उन्होंने यह बयान अयोध्या के महत्व को कम करने के लिए नहीं दिया था। साथ ही नेपाल सरकार ने कहा कि उनके इस बयान का मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था। नागपुर में पुलिस ने कुछ हथियारों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ये आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए नागपुर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कोल ब्लॉक की नीलामी को चुनौती देने वाली झारखंड सरकार की एक याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। झारखंड सरकार ने दलील दी कि दुनिया भर में फैली कोरोना महामारी के दौरान इस नीलामी की सही कीमत नहीं मिलेगी। इसके अलावा कोल ब्लॉक को निजी कंपनियों को देने से आदिवासियों की जिंदगी पर भी असर पड़ेगा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और बाबुल सुप्रियो समेत कुछ नेताओं ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में हुई बीजेपी विधायक की हत्या का मामला उठाया। गृह मंत्री ने इस मामले में राज्य सरकार से जल्द पूरी रिपोर्ट मांगने का भरोसा दिया। पश्चिम बंगाल में हो रही लगातार हिंसक घटनाओं को देखते हुए बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने इसी तरीके से यहाँ पर गृह मंत्रालय में इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की और कोरोना संकट के बाद खेल प्रतियोगिताएं शुरू करने पर चर्चा की। खेल मंत्री ने बताया कि एक राज्य एक खेल नीति के तहत 1 या 2 खेलों में अच्छी पकड़ बनाने वाले राज्यों को केंद्र फंड समेत सभी जरूरी मदद देगा। लॉकडाउन की वजह से पाकिस्तान में फंसे कुछ भारतीयों के मामले में विदेश मंत्रालय ने NHRC में अपना जवाब दाखिल कर दिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि याचिका में जिन 5 भारतीय नागरिकों का जिक्र है वो 27 जून को स्वदेश लौट चुके हैं। इसके अलावा दूसरे नागरिक जो अब भी वहां फंसे हुए हैं वो भारतीय उच्चायोग के संपर्क में हैं। कोरोना संकट के बीच ब्राजील की सरकार ने पाबंदियों में छूट देते हुए वहां के जिम और पार्कों को दोबारा खोलने की मंजूरी दी थी। कोरोना के खतरे को देखते हुए इन्हें करीब 3.5 महीने पहले बंद कर दिया गया था। लेकिन 111 दिनों बाद जब जिम दोबारा खुले तो वहां लोग पहले की ही तरह पसीना बहाते और पूरे जोश के साथ कसरत करते नजर आए। जिम के अंदर लोग कोरोना से बचाव का पूरा ध्यान रखते दिखे और उन्होंने मास्क पहनकर ही कसरत की। लोग एक दूसरे के करीब न आ सकें इसके लिए वहां पर कई घेरे बनाए गए और उन्हीं के बीच में खड़े होकर सभी लोग कसरत करते दिखे।
recuperar o que foi perdido. सभी जिम को खोलने से पहले उन्हें सैनिटाइज किया गया। वहां रखी चीजों की भी अच्छे तरीके से साफ सफाई की गई और लोगों के शरीर का तापमान माप कर ही उन्हें अंदर जाने दिया गया। हालात को देखते हुए अभी जिम सिर्फ 6 घंटे ही खुलेंगे। जिम की तरह वहां की सड़कों और पार्कों में भी पहले जैसी चहल पहल नजर आई। कई दिनों बाद लोग पार्कों में सुबह की सैर करते दिखे। कुछ लोग तो साइकिलिंग का आनंद भी लेते नजर आए। हालांकि अभी पार्कों को सिर्फ सोमवार से शुक्रवार तक ही खोलने की इजाजत दी गई है। कोरोना के खतरे को देखते हुए पार्कों के आसपास के इलाके को मशीनों से सैनिटाइज भी किया गया। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने रिसर्च में मदद करने वाला रोबोट बनाया है। ये रोबोट खास तौर के सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो यूनिवर्सिटी की एक लैब में काम करता नजर आया। वीडियो में ये रोबोट इंसानों की ही तरह काम करता दिखाई दिया। बताया गया कि ये रोबोट अलग अलग तरह के केमिकल को पहचान सकता है और उनके साथ प्रयोग कर सकता है। इसके निचले हिस्से में पहिए लगे हैं जिनकी मदद से ये लैब में एक जगह से दूसरी जगह घूमता नजर आया। ये रोबोट अपने काम में काफी माहिर है और उसे दूर से बैठकर चलाया जा सकता है। यही नहीं, ये रिसर्च से जुड़े डेटा को इकट्ठा करने में भी माहिर है। लैब में मौजूद ये रोबोट रात के अंधेरे में भी पूरी सावधानी से काम करता दिखाई दिया। दावा किया गया कि ये रोबोट कई लोगों का काम अकेले ही कर सकता है। हरियाणा में पंचकुला के एक सरकारी अस्पताल में छेड़छाड़ के आरोप में एक डॉक्टर को जमकर पीटा गया। आरोप है कि नशे में धुत डॉक्टर ने 11 जुलाई की रात अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में एक नर्स के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद अस्पताल में हंगामा खड़ा हो गया। नर्सों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने आरोपी डॉक्टर की जमकर पिटाई भी की। डॉक्टर सिर झुकाकर पिटता रहा। छेड़छाड़ के आरोपों पर भी उसने कोई सफाई नहीं दी। अस्पताल में हंगामा बढ़ने पर पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने अस्पताल के स्टाफ के सदस्यों को काफी समझाया, लेकिन वो डॉक्टर को गिरफ्तार करने की मांग पर अड़े रहे। काफी हंगामे के बाद पुलिस ने इस मामले में डॉक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। सैलानियों के लिए हिमाचल प्रदेश के दरवाजे खुल गए। सरकार ने कुछ शर्तों के साथ पर्यटकों के साथ ही बाहर रहने वाले अपने राज्य के लोगों को हिमाचल प्रदेश आने की इजाजत दे दी। और इस फैसले का असर हिमाचल की सीमा परवाणु पर नजर आया, जहां बीते कुछ महीनों की तुलना में चहल पहल बढ़ गई। हिमाचल सरकार के फैसले के बाद अब कोई भी आदमी बिना किसी खास पास के ही राज्य में प्रवेश कर सकता है। जाहिर है, इससे सावन के इस मौसम में कुदरत का नजारा देखने के शौकीनों की मनचाही मुराद पूरी होगी और इससे हिमाचल सरकार का खजाना भी भरेगा। हिमाचल प्रदेश की रीढ़ की हड्डी भी यहाँ का टूरिज्म है। इसी वजह से हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको वेलकम किया है। लेकिन बाहर से आने वाले सैलानी अपने साथ कोरोना वायरस लेकर ना आ जाएं, इस पर भी सरकार सख्त दिखी। इसके लिए हिमाचल की सीमा पर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम तैनात की गई, जिनका काम लोगों के शरीर का तापमान और उनकी कोरोना रिपोर्ट की जांच करना है। यही नहीं, राज्य की सीमा में घुसने देने से पहले ही हर गाड़ी को सैनिटाइज करने का भी इंतजाम नजर आया। चूंकि लॉकडाउन खत्म होने के बाद यहाँ रहने वाले लोगों को भी घर लौटने का मौका मिला, इसलिए हिमाचल बॉर्डर पर पहले से ज्यादा भीड़ दिखी और लोग अपनी सेहत की जांच कराने के लिए नियमों का पालन करते दिखे। लेकिन राज्य का बॉर्डर हर किसी के लिए खोलने के बाद कोरोना न फैले, इसके लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ शर्तें भी लगाई। इन शर्तों के मुताबिक बाहर से आने वाले पर्यटकों को कोरोना टेस्ट करवाकर उसकी रिपोर्ट अपने साथ रखनी होगी। जो पर्यटक जितने दिनों के लिए आएंगे उन्हें उतने दिनों के लिए होटल की एडवांस बुकिंग करानी होगी। यही नहीं, पर्यटकों को राज्य सरकार की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराकर उसकी कॉपी बॉर्डर पर मौजूद अधिकारियों को दिखानी होगी और बॉर्डर पर हर व्यक्ति को अपनी सेहत की जांच करवानी ही होगी। इसके अलावा हर किसी को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। यह भी साफ किया गया कि कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति को बॉर्डर से ही लौटा दिया जाएगा। यूपी के कई जिलों में एक फिर टिड्डियों की दस्तक से किसानों की परेशानियां बढ़ गई। लखनऊ के बाद टिड्डी दल गोंडा पहुंच गए, जिसके बाद वहां के किसान अपनी फसल बचाने में जुट गए। लाखों की संख्या में टिड्डियां खेतों के ऊपर मंडराती दिखी। जिधर भी नजर गई वहां सिर्फ टिड्डियां ही टिड्डियां दिखाई दी और फसलों की रखवाली कर रहे किसान बर्तन बजाकर उन्हें भगाने की कोशिश करते नजर आए। खेतों के साथ ही टिड्डियों का झुंड मकानों के ऊपर भी मंडराता दिखा। टिड्डियों ने पूरे आसमान पर अपना कब्जा जमा लिया, जिसके बाद बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक टिड्डियों को भगाने में जुट गए। बताया गया कि सिर्फ 2 दिनों में ही टिड्डियों ने कई लहलहाती फसलों को तबाह कर दिया। हालांकि प्रशासन ने टिड्डियों से निपटने के लिए पूरी कोशिश किए जाने और किसानों को हुए नुकसान की भरपाई करने का भरोसा दिया और छत का आकलन करा के जो उचित मुआवजा होगा वो दिया जाए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें हरदोई से भी सामने आईं, जहां लाखों टिड्डियां पेड़ों और फसलों के ऊपर मंडराती नजर आईं और किसान उन्हें भगाने की कोशिश करते दिखे।
नेपाल की बाढ़ से जूझते उत्तर बिहार के जिलों में नावों की कमी ने लोगों को बेबस कर दिया। आरोप है कि इस बार प्रशासन की तरफ से कई जिलों में बाढ़ से जूझ रहे लोगों तक नावों को पहुंचाने का काम नहीं किया गया, जिसकी वजह से बाढ़ से प्रभावित इलाकों में हालात काफी खराब हो गए। सहरसा से सामने आई एक तस्वीर में कुछ बच्चे तसलों को नाव की तरह इस्तेमाल कर सुरक्षित इलाकों में जाने की कोशिश करते दिखे। आरोप है कि खगड़िया में तो लोगों को बाढ़ से निकालने के लिए पैसे लिए गए। वहां से सामने आई तस्वीरों में एक एक नाव में कई लोगों को बैठे हुए देखा गया। इस समय ये मदुरा मुसहरी गाँव है, जहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा अभी तक एक भी नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। मुजफ्फरपुर के एक बाढ़ प्रभावित गाँव में तो नाव नहीं मिलने से लोगों ने अपने मकानों की छतों पर ही डेरा डाल दिया। उन्होंने प्रशासन पर अनदेखी के भी आरोप लगाए। और कोई देखने के लिए हम लोग को अभी नहीं आया है, बाकी हम लोग वही ऊपर छत के ऊपर अभी गुजारा कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पर यह आरोप है कि अब तक न कोई यहाँ अधिकारी पहुँचा है और न ही कोई सरकारी नुमाइंदा इनको देखने के लिए कि ये किस हालात में यहाँ फंसे हुए हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान ने गोलाबारी की। पाकिस्तान ने ये गोलाबारी भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर किया। यही नहीं, पाकिस्तान ने अखनूर के रिहायशी इलाकों में गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब हालांकि दे रही है। पाकिस्तान लगातार अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। आए दिन वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में गोलाबारी करता रहता है। कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे के गैंग के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए 8 पुलिसकर्मियों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। सभी की रिपोर्ट में पता चला कि विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिसकर्मियों को बड़ी बेरहमी से मारा था और शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र समेत सभी की हत्या के लिए धारदार हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि कुछ पुलिस वालों को बहुत करीब से गोलियां मारी गई थी और विकास दुबे के गैंग ने कुछ पुलिसकर्मियों के शवों के साथ बर्बरता की थी। हेमंग अमीन बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ बनाए गए। हेमंग अमीन को बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी दी गई। हेमंग इससे पहले आईपीएल के सीओओ थे और उन्होंने ही पिछले साल आईपीएल ओपनिंग सेरेमनी रद्द कर वो पैसे पुलवामा शहीदों के परिवार वालों को देने का फैसला लिया था। दिल्ली के पास गाजियाबाद में 2 लोग हिंडन नदी में डूब गए। बताया गया कि ये दोनों नदी में डूब रहे 2 लड़कों को बचाने के लिए गए थे, लेकिन नदी में डूब रहे दोनों लड़कों ने तो किसी तरह खुद को बचा लिया, पर बचाने वाले खुद डूब गए। जो डूबने लगे थे वो तो आ गए हैं सकुशल और बाहर निकल आए हैं, लेकिन जो बचाने निकले थे वो अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। गुजरात के बनासकांठा में एक परिवार अपने नवजात बच्चे का शव लेकर थाने पहुंचा और कुछ पुलिस वालों को उसकी मौत का जिम्मेदार बताया। परिवार का आरोप है कि गर्भवती महिला को अस्पताल ले जाते वक्त मास्क नहीं लगाने पर 2 पुलिस वालों ने उन्हें रोका और पूछताछ के लिए थाने लेकर गए। इसकी वजह से महिला को अस्पताल पहुंचाने में देरी हुई और डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत हो गई। अब इस मामले में एसपी ने जांच के आदेश दे दिए। मुंबई में कोरोना संकट के बीच चोरों ने कस्टम्स विभाग के एक गोदाम से 90 लाख का सामान चुरा लिया। पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और चोरी का 25 लाख का माल भी जब्त कर लिया। मध्य प्रदेश के सिवनी में एक बाघ अचानक सड़क के बीच में बैठ गया, जिससे वहां गाड़ियों की लंबी कतार लग गई। हालांकि फिर काफी देर बाद बाघ सड़क से उठकर गया, तब लोगों ने राहत की सांस ली। सारा अली खान के ड्राइवर को कोरोना हो गया। इसके बाद सारा अली खान और उनके परिवार का भी टेस्ट किया गया और सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिलहाल सारा समेत पूरे परिवार को घर पर क्वारंटीन किया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक सरकारी गेस्ट हाउस में आग लग गई। पुलिस को शक है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर गेस्ट हाउस को आग लगाई, क्योंकि एक दिन पहले ही अनंतनाग के इस इलाके में सुरक्षा बल ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया था। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से राज्य में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने मानसून से पहले कई सड़कों के गड्ढे भरने के लिए लोक निर्माण विभाग की तारीफ भी की। सड़कों को गड्ढा मुक्त करने में एक समय सीमा के अंदर लोक निर्माण विभाग को सफलता प्राप्त हुई। खबर है कि बीसीसीआई कोरोना की वजह से टीम इंडिया के पहले से तय अगले साल के कार्यक्रम में कटौती कर सकता है, जिसमें आईपीएल 2021 के मुकाबलों में भी कटौती संभव है। कोरोना के खतरे के बावजूद अमेरिका के फ्लोरिडा में वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड को लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से यह पिछले 4 महीने से बंद था, जिसके खुलते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी तादाद में लोग वहां घूमने पहुंचे, जिनका डिज्नी वर्ल्ड के कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया।
इस दौरान कुछ लोग डिज्नी के मशहूर कार्टून किरदार मिकी माउस और मिनी माउस की वेशभूषा में नजर आए, जिन्होंने वहां घूमने आए लोगों का मनोरंजन किया। डिज्नी वर्ल्ड के खुलते ही वहां चहल पहल लौटने लगी। वहां पहुंचे लोग जमकर मस्ती करते नजर आए। सबसे ज्यादा खुशी तो बच्चों के चेहरों पर नजर आई। हालांकि कोरोना की वजह से वहां पूरी सावधानी भी बरती गई। लोग एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखें, इसका खास ध्यान रखा गया। मास्क लगाने के नियम का सख्ती से पालन करवाया गया, साथ ही सबका तापमान भी मापा गया। मध्य प्रदेश के सांवेर में विधानसभा उपचुनाव से पहले कांग्रेस ने 51,000 शिवलिंग बांटने का फैसला किया, जो बीजेपी के एक अभियान का जवाब है। हालांकि सांवेर से कांग्रेस का उम्मीदवार अभी तय नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के लिए प्रचार करना भी शुरू कर दिया है। तुलसी सिलावट के पक्ष में माहौल बनाने के लिए बीजेपी ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के 50,000 घरों में तुलसी का पौधा बांटने का अभियान शुरू किया। बीजेपी ने इस अभियान का नाम हर हर मोदी घर घर तुलसी दिया है। इसके जवाब में कांग्रेस ने चुनाव क्षेत्र के 51,000 घरों में शिवलिंग की स्थापना कराने का फैसला किया। कांग्रेस का तर्क है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग सावन में भी मंदिरों में नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए ये कदम उठाया गया। इसलिए पार्टी ने हर हर महादेव घर घर महादेव अभियान चलाने का फैसला किया। कांग्रेस को लगता है कि इससे वो बीजेपी के तुलसी का पौधा बांटने के अभियान की काट कर पाएगी। फूल पत्ती दी जा रही है, उनको प्रसाद भी दिया जा रहा है, उनको कंकु चावल भी दिया जा रहा है और एक शिवलिंग दिया जा रहा है, जो अपने घर में पूजा करेंगे। कांग्रेस के शिवलिंग बांटने के अभियान को बीजेपी ने चुनाव में जनता को धर्म के नाम पर भरमाने वाला अभियान करार दिया। भगवान का सहारा लेके, धर्म का सहारा लेके किसी भी प्रकार से कैसे लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। वैसे सांवेर की जनता इतना उनके भ्रम में आने वाली नहीं है। फरवरी में दिल्ली में भड़की हिंसा पर दिल्ली पुलिस ने हाई कोर्ट में एक हलफनामा दिया, जिसमें अलग अलग पार्टियों के नेताओं की भूमिका की जांच से जुड़ी जानकारी दी गई। दिल्ली पुलिस ने साफ किया कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और अभय वर्मा की जांच पूरी हो गई है और इनके खिलाफ कोई केस नहीं बनता। जांच में मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खां और वारिस पठान के बयानों की भी जांच हुई, लेकिन अब तक इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। जांच के दायरे में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी हैं, लेकिन पुलिस के मुताबिक इन तीनों के खिलाफ भी अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। सलमान खुर्शीद और असदुद्दीन ओवैसी पर भी सीएए विरोधी प्रदर्शनों में शामिल लोगों को भड़काने के आरोपों की जांच की जा रही है। इस हलफनामे में पुलिस ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में एक गहरी और सुनियोजित साजिश के तहत हिंसा भड़काई गई थी। अहमदाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्र विश्वविद्यालय में तैनात सुरक्षाकर्मी से ही भिड़ गए। बताया गया कि दीवार पर नारे लिखने से रोके जाने पर छात्र गुस्सा गए और हंगामा करने लगे। इस दौरान एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने सुरक्षाकर्मियों पर कुर्सियां भी फेंकी। हालांकि गार्ड लगातार छात्रों को रोकने की कोशिश करते नजर आए। आरोप है कि दीवार पर नारे लिखने से रोकने पर छात्र भड़क गए और यूनिवर्सिटी में जमकर तोड़फोड़ की। हंगामे में एक गार्ड को चोट भी लगी है। मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर कर रहे जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए नियमों में बदलाव होने जा रहा है। रेलवे के मुताबिक अगले हफ्ते से लोकल ट्रेनों में सफर के लिए क्यूआर कोड पास को जरूरी कर दिया गया। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये क्यूआर कोड वाले पास जारी किए जाएंगे, जिनको तैयार करने का जिम्मा मुंबई के नगर निगम, बीएमसी और पुलिस को मिला है। पश्चिम रेलवे 20 जुलाई से लोकल ट्रेनों में क्यूआर कोड पास को लागू करेगी, जिसका मकसद कोरोना संकट में जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों के अलावा आने वाली भीड़ को रोकना है। रेलवे की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है कि आखिर जो अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े लोग लोकल ट्रेनों में यात्रा कर रहे हैं, उनके पास 20 जुलाई से क्यूआर कोड वाला पास होना बहुत जरूरी है। पहलवान दीपक पुनिया और रवि दहिया ने अभ्यास शुरू कर दिया। पहलवान दीपक पुनिया और रवि दहिया ने दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में अभ्यास शुरू कर दिया। रवि और दीपक दोनों ही टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। एम्स पटना में अब सिर्फ दूसरे अस्पताल से रेफर किए गए कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। इतना ही नहीं, मरीज के घर वालों को भी अस्पताल के अंदर जाने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही अगले आदेश तक अस्पताल में इमरजेंसी सेवाओं को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक सरकारी डॉक्टर पर कोरोना की जांच करवाने आए एक आदमी को थप्पड़ मारने का आरोप लगा। इसके बाद गुस्से में कई लोग बिना टेस्ट करवाए ही अस्पताल से लौट गए। कोरोना वायरस की वजह से अमेरिका के शिकागो में होने वाली मैराथन को रद्द कर दिया गया। इस प्रतियोगिता का आयोजन 11 अक्टूबर को होना था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी की निचली अदालतों में सभी मामलों में याचिका दाखिल करने की मंजूरी दे दी, लेकिन इन मामलों पर सुनवाई कोर्ट में आम दिनों की तरह काम शुरू होने पर ही होगी। इन दिनों कोरोना की वजह से जरूरी मामलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की जा रही है। मुंबई में तेज बारिश ने लोगों के लिए आफत ला दी। कई इलाकों में पानी भर गया और कई ऐसे इलाके जहां सड़कें जो है तालाब से नजर आने लगी। वहीं लोगों के घुटनों तक पानी जमा हो गया। सड़क पर खड़ी गाड़ियों के पहिए तक पानी में डूबे दिखे। इतने पानी की वजह से कुछ बसें पानी में ही फंस गईं। एक गाड़ी भी खराब हो गई जिसे लोग धक्का मारकर ले जाते नजर आए। पानी की वजह से एक बाइक भी आगे नहीं बढ़ पाई। हिंद माता इलाके का हाल भी ऐसा दिखा। वहां बीएमसी यानी मुंबई के नगर निगम के कर्मचारी पानी से भरी सड़क के बीचों बीच खड़े नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि पानी को निकालने के लिए गटर खोल दिए गए और ऐसे में लोग कहीं हादसे का शिकार ना हो जाएं, इसलिए लोगों को इशारा करने के लिए वहां कर्मचारी गटर के पास ही खड़े नजर आए। तेज बारिश की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति भी दिखी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हिंद माता इलाके में। दादर का हिंद माता इलाका है और आप देखिए ये जो पूरी सड़क है, खास तौर पर ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का इलाका है, यहाँ पर सड़क जो है वो स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुकी है। यूपी सरकार ने राज्य में लॉकडाउन के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनके मुताबिक हर हफ्ते शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान पूरे प्रदेश में सभी सरकारी दफ्तर, बाजार और मंडियां बंद रहेंगी, जबकि हफ्ते के बाकी दिन दुकानें और बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे। हालांकि स्वास्थ्य सेवाओं पर ये नियम लागू नहीं होंगे। कोरोना वायरस जैसी चुनौती से निपटने के लिए रेलवे ने ट्रेन के नए डिब्बों में कई तरह के बदलाव किए हैं। नई सुविधाओं से लैस एक डिब्बा कपूरथला की रेल कोच फैक्ट्री में बनकर तैयार भी हो चुका है। इस डिब्बे में ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जिससे यात्रियों को ट्रेन के अंदर ज्यादा चीजों को हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। नए डिब्बे में एक दरवाजे पर एक खास तरह का हैंडल लगा दिया गया है ताकि उससे हाथ लगाकर नहीं बल्कि कोहनी अड़ाकर ही खोला जा सके। सिंक के पास हैंड वॉश निकालने के लिए बोतल के हाथ से दबाने की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी, बल्कि नीचे एक डिस्पेंसर लगा नजर आया जिसे पैरों से दबाते ही साबुन हाथ में निकल आया। नल खोलने के लिए भी यही इंतजाम दिखा। डिब्बे के एक दरवाजे के हैंडल पर कॉपर की कोटिंग भी दिखी। पंजाब के अमृतसर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को मुद्दा बनाकर यूथ कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध जताने के लिए साइकिल रैली निकाली और शहर की सड़कों पर घूम घूम कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मोदी सरकार! साइकिल मार्च में शामिल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता चौक चौराहों पर रुककर लोगों का ध्यान खींचते नजर आए। प्रदर्शनकारियों के हाथों में केंद्र सरकार और बढ़ती महंगाई के खिलाफ पोस्टर भी दिखे। विरोध करने वालों ने दावा किया कि कांग्रेस की पिछली सरकार की तुलना में मौजूदा सरकार पेट्रोल डीजल की कीमत पर काबू पाने में नाकाम रही। साइकिल चला के सुत्ती सरकार दे कान खोलने की कोशिश कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में तेज हवाओं की वजह से समंदर का पानी शहर के भीतर घुस आया। अचानक मौसम बदलने की वजह से वहां तेज हवाएं चलने लगी और समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हवाएं इतनी तेज थीं कि समंदर की लहरें किनारे बने दीवारों को पार कर अंदर पहुंच गई। मौसम बदलने की वजह से समंदर के पास में जबरदस्त झाग बन गया। ये झाग समंदर की लहरों के साथ अंदर घुस आया। इस दौरान वहां कुछ लोग भी नजर आए जो अपने फोन पर इसका वीडियो बनाते दिखे। बिहार में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 16 जुलाई से 15 दिन का सख्त लॉकडाउन लागू हो जाएगा। सरकार की तरफ से जारी नए दिशा निर्देशों के तहत बिहार में लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार के तहत आने वाले सभी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा कुछ विभागों को छोड़कर बिहार सरकार के दफ्तरों पर भी लॉकडाउन में ताला रहेगा। जरूरी सेवाओं के तहत सब्जी और किराने की दुकानें लॉकडाउन के दौरान खुल सकेंगी। इसके अलावा एटीएम, बैंक, पेट्रोल पंप और डाकघर भी 15 दिन के लॉकडाउन के दौरान खुले रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को भी सरकार ने लॉकडाउन से बाहर रखा है। साथ ही हवाई और रेल सेवा को भी इसमें छूट दी गई है। मतलब जैसे ट्रेनें अभी चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। WHO ने सभी देशों को कोरोना पर अलर्ट किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सभी देशों से कोरोना से निपटने के लिए जरूरी नियमों का ध्यान रखने की अपील की और ऐसा न होने पर कोरोना से दुनिया के हालात अभी और बिगड़ने की चेतावनी जारी की। If the basics aren't followed, there is only one way this pandemic is going to go. It's going to get worse and worse and worse. दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मुफ्त एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की।
ये एम्बुलेंस दिल्ली की अलग अलग जगहों पर खड़ी रहेंगी और कोरोना से बीमार लोगों को मुफ्त में अस्पताल पहुंचाएंगी। इस एम्बुलेंस सेवा से कोरोना वायरस के मरीजों को जल्द अस्पताल पहुंचाने में मदद मिलेगी। ये 12 एम्बुलेंस जो फर्स्ट फेज में चलाई गई हैं और अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो 12 और एम्बुलेंस चलाई जाएंगी। तो ये हमारी दिल्ली की फ्री सेवा रहेगी। दिल्ली में देश के दूसरे प्लाज्मा बैंक की शुरुआत हो गई। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलएनजेपी अस्पताल में इसका उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम ने कोरोना के मरीज घटने की बात कही। हमारी एहतियात जो है वो सबसे बड़ा हथियार है हमारे पास। हमेशा मास्क पहनना है, इसमें कोई कोताही नहीं बरतनी, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है। डेविड वॉर्नर की बेटियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो अक्षय कुमार की फिल्म के गाने पर डांस करती नजर आईं। इसी बीच बड़ी खबर, सुशांत सिंह राजपूत की खुदकुशी के केस में सलमान खान से पूछताछ हो सकती है। मुंबई पुलिस सलमान खान से पूछताछ की तैयारी कर रही है। आज उन्हें समन भेजा जा सकता है। सुशांत केस में इससे पहले सलमान खान की पूर्व मैनेजर रेशमा शेट्टी के बयान दर्ज किए गए थे। खबर है कि सलमान खान अपने प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले सुशांत सिंह राजपूत को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे, लेकिन बाद में उन्होंने ये फिल्म ठंडे बस्ते में डाल दी थी। पिछले कुछ वक्त में दिल्ली में अपराध की घटनाओं में शामिल होने वाले नाबालिगों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ये जानकारी दिल्ली पुलिस के आंकड़ों से मिली। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस साल 30 जून तक अपराध की अलग अलग घटनाओं में शामिल रहे 1400 नाबालिग पकड़े गए, जिनमें करीब 300 से ज्यादा नाबालिग बहुत गंभीर अपराधों में पकड़े गए हैं। पुलिस ने जानकारी दी कि छोटे अपराधों में शामिल रहे 600 से ज्यादा नाबालिगों को काउंसलिंग के बाद छोड़ दिया गया, जबकि 500 से ज्यादा नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। ये चौंकाने वाली जानकारी भी सामने आई कि दिल्ली में रोजाना 8 नाबालिग किसी न किसी अपराध में शामिल हो रहे हैं। जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इन पर काबू पाने के लिए कानून को अब और भी सख्त बनाया जाना जरूरी हो गया है, ताकि ये उस दलदल में दोबारा न फंस सके। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान ने गोलाबारी की है। पाकिस्तान ने ये गोलाबारी भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर की, और यही नहीं, पाकिस्तान ने अखनूर के रिहायशी इलाकों में भी गोलाबारी की, जिसका भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान लगातार अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। आए दिन वो जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में गोलाबारी करता रहता है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदने का फैसला लिया है, जिसके तहत गाय भैंस पालने वालों से 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा और फिर इस गोबर से तैयार खाद को सरकार किसानों को 8 रुपए किलो में देगी। इसका मकसद छत्तीसगढ़ में जैविक खेती को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य होगा जो किसानों से गाय भैंसों का गोबर खरीदेगा, जिसकी शुरुआत राज्य में 21 जुलाई से होगी। यूपी के बदायूं में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। जिस बदमाश को पुलिस ने पकड़ा उस पर 60,000 रुपए का इनाम था। बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान दारोगा भी घायल हुए। बताया गया कि मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी, जबकि दूसरा बदमाश फरार होने में कामयाब रहा। चेकिंग हो रही थी, मोटरसाइकिल से 2 लड़के आते हुए दिखाई गए। उनको रोकने का प्रयास किया, उन्होंने पुलिस पर फायर की, जिसमें हमारे सब इंस्पेक्टर भी घायल हुए हैं। आत्मरक्षा तो अपने सुरक्षा पुलिस ने भी फायर किया और एक अपराधी घायल अवस्था में, उसको गोली पैर में लगी है, पकड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में पूर्व मेयर शकुंतला भारती और उनके पति हेलमेट के लिए टोके जाने पर पुलिस वालों से ही भिड़ गए। पुलिस से बदसलूकी का ये वीडियो वायरल हो गया। बताया गया कि लॉकडाउन के दौरान किसी काम से निकले पूर्व मेयर के पति ज्ञान प्रकाश गौड़ को पुलिस ने हेलमेट नहीं पहनने की वजह से रोका, जिससे नाराज होकर ज्ञान प्रकाश गौड़ पुलिस वालों पर भड़क गए। शहर के प्रमुख चौराहे पर पुलिस पर किसी को चिल्लाते देख वहां से गुजरने वालों की भीड़ लग गई और पति से पुलिस की कहासुनी की खबर मिलने पर बीजेपी नेता और पूर्व मेयर शकुंतला गौड़ भी मौके पर पहुंच गई। पूर्व मेयर भले ही पुलिस को समझाने की कोशिश करती दिखी, लेकिन उनके पति का रौब कम नहीं हुआ। हालांकि बाद में दोनों पक्षों ने अपने तेवर नरम कर विवाद को खत्म कर लिया, लेकिन बगैर हेलमेट के बाइक चलाने पर पूर्व मेयर के पति का चालान कटा या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। अगर चालान हुआ होगा तो अच्छी बात है, वरना इस घटना में चालान तो होना ही चाहिए था, क्योंकि हेलमेट नहीं लगा हुआ था। अमेरिका के न्यू जर्सी में हाईवे पर एक ट्रक में अचानक आग लग गई। यह हादसा ट्रक के सड़क पर पलटने की वजह से हुआ।
और थोड़ी ही देर में आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें कई फीट ऊपर तक उठती नजर आईं। आग से निकलने वाला काला धुआं दूर से दिखाई देने लगा। हादसे की सूचना पर वहां पहुंचे दमकल कर्मी लपटों से घिरे ट्रक पर पानी की बौछार करते दिखे और थोड़ी देर बाद आग बुझा ली गई। हादसे में ट्रक का ड्राइवर किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाने में कामयाब रहा। नेपाल में आई बाढ़ से प्रभावित उत्तर बिहार के भागलपुर में कोसी नदी के कहर ने लोगों को डरा दिया। नदी के कटाव से एक स्कूल के गिरने का भी वीडियो सामने आया। इस स्कूल में बाढ़ से बचने के लिए कई लोगों ने शरण ली हुई थी, लेकिन कोसी नदी देखते ही देखते पूरे स्कूल को निगल गई। घटना की जो तस्वीरें सामने आई उनमें हादसे से कुछ सेकंड पहले एक आदमी स्कूल के बाहर देखा गया। दावा है कि कुछ लोग भी अंदर थे। तभी मिट्टी खिसकने की वजह से स्कूल का एक हिस्सा नदी में समा गया। इस घटना ने लोगों को डरा दिया। बताया गया कि हादसे में कई लोग बाल बाल बच गए। हालांकि बाढ़ का कहर थमा नहीं, कुछ ही देर में स्कूल का बाकी हिस्सा भी ढह गया। नेपाल में आई बाढ़ की वजह से कोसी नदी लगातार उफान पर बह रही है और नदी का जलस्तर खतरे के निशान